जोन्स ने दादो फरियाद का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया, मगर मैंने उसकी तरफ से कान बंद कर लिए थे और अपने साथियों को बैठने का इशारा करता हुआ खुद भी बैठ गया था। क्लारा मुस्तरिब नजर आ रही थी, सागा खुश था, जबकि तहजीब और बर्ड मुतमईन थे। उन्हें भी मेरी तरह यकीन हो गया था कि जोन्स कुछ न कुछ जरूर जानता होगा। मैंने कहा, बाज़ औक़ात कुदरत इस तरह मेहरबान होती है कि हैरत होने लगती है। हम खुद से लाख कोशिश करते मगर जोन्स पर इससे बेहतर तशद्दुद नहीं कर सकते थे। बर्ड ने कहा, तुम आराम तलब होते जा रहे हो चीफ, ऐसे तशद्दुद से क्या फायदा जो खुद ब खुद हो रहा हो। तहजीब ने कहा, फायदा ये है कि अब ये अपनी जबान खोलने पर मजबूर हो जाएगा। तुम किस किस्म के फायदे की तवक्को कर रहे हो? बर्ड ने कहा, कोई चीज खुद ब खुद हासिल हो जाए तो मजा नहीं आता, हाथ पैर हिलाकर कुछ हासिल करने का लुत्फ ही कुछ और होता है। मैंने बर्ड को बगौर देखते हुए कहा, तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो? वो बोला, डॉक्टर ने बताया है कि जोन्स को हिलने से भी तकलीफ होगी। अगर तुम इजाजत दो तो मैं इसे हिलाता जुलाता रहूं। क्लारा ने कहा, अगर तुम्हारी गर्दन इसकी गिरफ्त में आ गई तो टूटे बगैर नहीं निकल सकेगी। तुम तो इसके करीब भी मत जाना। बर्ड ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, वो मेरी गर्दन तोड़ेगा और चीफ यहाँ बैठे तमाशा देखते रहेंगे। कुछ तो अक्ल की बात करो मैडम। क्लारा बोली, मैं गलत नहीं कह रही, इसे गर्दन तोड़ने का माहिर तस्वुर किया जाता है। बर्ड ने कहा, इसकी हालत तो ये हो रही है कि खुद से हिलजुल भी नहीं सकता, गर्दन क्या तोड़ेगा। क्लारा ने कहा, तुम्हें इतना ही एतमाद है तो जाओ तजुर्बा कर लो। उसके लहजे से शरारत टपक रही थी। बर्ड ने गुस्सीले लहजे में कहा, मैं तुमसे नहीं, चीफ से इजाजत मांग रहा था। हम लोग अपने चीफ के सिवा किसी और की नहीं सुनते। बर्ड की बात सुनकर मुझे और तहजीब दोनों को हंसी आ गई। क्लारा की बात सुनकर बर्ड खौफजदा हो गया था और अब जोन्स के करीब जाने से बचने के लिए मेरा सहारा लेने की कोशिश कर रहा था। क्लारा बोली, जब जोन्स और तुम्हारे चीफ की पहली झड़प हुई थी उस वक्त उसने इसकी गर्दन पकड़ी थी। यकीन ना आए तो अपने चीफ से पूछ लो। बर्ड ने फातिहाना अंदाज में कहा, पूछने की क्या जरूरत है, मैं क्या देख नहीं सकता कि चीफ की गर्दन सही सलामत है? वो बोली, और सिर्फ इसलिए सही सलामत है कि वो तुम्हारे चीफ की गर्दन है, किसी और की गर्दन होती तो भी गर्दन तो कहलाती मगर टूटी हुई। बर्ड ने कहा, तुम खामखा मुझे दहलाने की कोशिश कर रही हो। बर्ड किसी से नहीं डरता, तुम्हारी कोशिश जाया जाएगी। क्लारा की कोशिशें जाया नहीं हो रही थीं बल्कि रंग ला रही थीं। बर्ड बुरी तरह खौफजदा हो गया था मगर अपना खौफ जाहिर नहीं करना चाहता था। फिर बोला, मैं तो सिर्फ चीफ के इशारे का मुंतजिर हूँ। इधर चीफ ने इशारा किया और इधर मैंने जोन्स को हिलाना जुलाना शुरू कर दिया। क्लारा ने बेपरवाही से कहा, तुम्हें खतरे से आगाह करना मेरा फर्ज था। वैसे ये बहादुरी तो हरगिज नहीं कहलाएगी कि तुम एक ऐसे शख्स को तकलीफ पहुंचाओ जो हिलने जुलने से भी माजूर हो। बट बोला, मुझे यूं लगता है चीफ जैसे मादाम क्लारा अपने साथी जोन्स को बचाने की कोशिश कर रही हैं। क्लारा ने बर्ड को घूर कर देखा। वो कुछ कहना भी चाह रही थी मगर इससे कबल ही तहजीब बोल पड़ी, ये बहुत बुरी बात है बर्ड। क्लारा अब हमारे साथी की हैसियत रखती है, तुम्हें गुफ्तगू करते हुए मोहतात रहना चाहिए। बर्ड ने झुंझुला कर कहा, बस पूरी दुनिया में एक बर्ड को ही मोहतात रहना चाहिए और जिसका जो जी चाहे करता फिरे। तहजीब ने कहा, मनमानी करने की इजाजत तो खैर किसी को भी नहीं दी जा सकती, हर एक के लिए कुछ न कुछ हुदूद जरूर मुतय्यन होती हैं। बर्ड बुरा सा मुंह बनाकर इधर उधर देखने लगा। जोन्स ने थोड़ी देर वावेला करने के बाद चुप साध ली। सौगा हैरत से ये ऊट पटांग बातें सुन रहा था। उसकी समझ में ये बात नहीं आ सकी थी कि ज्यादातर गुफ्तगू दरअसल जोन्स को सुनाने के लिए की गई है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खौफजदा हो जाए और मतलूबा मालूमात जल्द अज जल्द फराहम कर दे। बट से ज्यादा देर चुप न रहा गया। बोला, तुम देख लेना, जोन्स तुम्हें गलत सलत मालूमात फराहम करेगा। मैंने कहा, और तुम्हारे ख्याल में मैं इतना घामड़ हूं कि आंखें बंद करके उसकी बातों पर यकीन कर लूंगा? तहजीब ने हैरत से कहा, यह तो बुनियादी उसूल है बट के जब भी इस तरह से मालूमात हासिल की जाती हैं तो पहले उनकी तस्दीक की जाती है। समझ में नहीं आता कि आज तुम्हें क्या हो गया है, मुस्तकिल बेवकूफाना बातें कर रहे हो। मैंने हंसकर कहा, दरअसल इससे इंतजार नहीं हो रहा, ये चाहता है कि हर काम जल्द अज जल्द हो जाए वरना ये बहुत ज़हीन है। बर्ड ने कहा, बस बस रहने दो चीफ, पहले दिल जलाते हो फिर मक्खन लगाते हो। तुम लोगों ने बर्ड की बहुत तौहीन की है। मैंने उसे चमकार कर कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम्हें जोन्स पर तशद्दुद करने की इजाजत दे दी जाए? मेरे मुंह से ये अल्फाज सुनकर बर्ड के होश उड़ गए और वो बौखलाए हुए अंदाज में बोला, मुझे क्या पड़ी है कि मैं जबरदस्ती तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ करूं। वो क्लारा की बातें सुनकर खौफजदा हो गया था और जोन्स के करीब नहीं जाना चाहता था। मुबादा वो आखिर वक्त में बर्ड पर कोई वार कर गुजरे। मैंने बड़े प्यार से कहा, आखिर तुम मेरे चहीते मातहत हो, तुम्हारी खुशी की खातिर मैं अपने उसूलों से रूगर्दानी भी कर सकता हूँ। बर्ड ने भिन्ना कर कहा, मेरी खुशियों का ख्याल करने के लिए बस यही एक मामला रह गया है। तहजीब ने तेजी से कहा, अब इससे कुछ मत कहना अली, ये बदमाशी की गुफ्तगू शुरू करने वाला है।
सागा ने बेबसी से कहा, तुम लोग किस किस्म की बातें कर रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा, ये तसव्वुफ के मामलात हैं सागा, हर एक की समझ में आसानी से नहीं आते। सागा ने कहा, किस चीज के मामलात हैं? उसका मुंह हैरत से खुल गया था। वो कतई नहीं समझ सका था कि तसव्वुफ क्या चीज होती है। मैंने कहा, मेरा मतलब है ये हमारे आपस के मामलात हैं। हमारे साथ रहोगे तो रफ्ता रफ्ता सब कुछ समझ में आने लगेगा। सागा की समझ में अब भी कुछ ना आया। उसने कुछ कहना चाहा मगर उसकी तवज्जो जोन्स की तरफ मबजूल हो गई थी, जिसके हलक से कर्राहें खारिज होना शुरू हो गई थी। रीढ़ की हड्डी का दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। इस बार उसकी तकलीफ में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ। उसके साथ मुश्किल ये थी कि वो तड़प भी नहीं सकता था। हिलने जुलने से मजरूब जगह पर टीसें उठना शुरू हो जाती थी और दर्द में कमी होने की बजाय इजाफा हो जाता। थोड़ी ही देर के अंदर अंदर जोन्स पसीने में शराबोर हो गया। उसके चेहरे के नकूश तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ कर रह गए थे। पसीना धारों की सूरत में बह रहा था। मैंने डॉक्टर को इंजेक्शन तैयार करने का इशारा किया और जब वो इंजेक्शन तैयार कर चुका तो हाथ में सिरिंज लेकर जोन्स के करीब पहुंच गया। मैंने सिरिंज उसकी आंखों के सामने नचाते हुए कहा, ये तुम्हारे दर्द का मदावा है जोन्स। जब जबान खोलने का इरादा हो तो बता देना, तुम्हें इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। जोन्स के चेहरे पर इतनी शदीद तकलीफ के बावजूद नफरत के आसार दिखाई दिए और उसने नफी में सर हिला दिया। उसने कुछ कहने की कोशिश भी की थी मगर उसी वक्त दर्द की एक तेज टीस उठी और उसके मुंह से चीख निकल गई। मैंने सफाकी से कहा, मुझे मालूम है कि तुम बहुत कुछ जानते हो। अगर तुम जबान खोलने पर आमादा न हुए तो हम तुम्हें यूं ही मरने के लिए छोड़कर चले जाएंगे। जोन्स के तड़पने का मंजर देखना आसान नहीं था और उसके लिए भी ये तकलीफ ज्यादा देर तक झेलना मुमकिन नहीं था। हम उस पर कितना ही तशद्दुद क्यों न कर लेते, उसे इतनी अजियत नहीं पहुंचा सकते थे जितनी इस तकलीफ के बायस उसे हो रही थी। फिर 10 मिनट के अंदर अंदर जोन्स की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और उसने जबान खोलने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। मेरे इशारे पर डॉक्टर ने आगे बढ़कर उसे दर्द ज़ाइल करने वाला इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के चंद मिनट के अंदर अंदर जोन्स ने पुरसकून होना शुरू कर दिया। फिर उसकी कर्बनाक चीखें थम गईं। अब वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। उसका पूरा लिबास पसीने में तरबतर हो रहा था। मैंने उसके करीब जाकर कहा, तुमने अक्लमंदाना फैसला किया जोन्स। तुम्हारी जो थोड़ी बहुत जिंदगी रह गई है उसे तकलीफ में क्यों गुजारो। वो बोला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मुझे अपने बदतरीन दुश्मन से ताउन भी करना पड़ेगा। मैंने कहा, आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है, लिहाजा तुम इस चक्कर में मत पड़ो और हाई कमान के बारे में अपनी मालूमात से आगाह करो। जोन्स ने कहा, तुम हाई कमान के बारे में मालूमात हासिल करके क्या करना चाहते हो? मुझे अंदाजा हो गया कि वो अब भी मालूमात फराहम करने से गुरेजा हैं। मैंने मज़े का खेज अंदाज में कहा, मैं तुम्हारी हाई कमान की दावत करूंगा। अफसोस उस वक्त तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। अगर जिंदा रहे तो तुम्हें भी दावत में जरूर शरीक करूंगा। जोन्स ने अटक अटक कर कहा, तुम मुझे बताओ हाई कमान के बारे में तुम क्या जानना चाहते हो? मैंने कहा, जब तुम हाई कमान का लफ्ज इस्तेमाल करते हो तो इससे तुम्हारी मुराद क्या होती है? जोन्स ने शायद पहले से ही कुछ तय कर लिया था, इसलिए कि मेरे सवाल का जवाब उसने फौरन दिया। बोला, हाई कमान का लफ्ज मोशे हावर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, बहुत खूब, मालूम होता है अभी दिमाग ठिकाने नहीं आए, तभी इतनी रवानी से झूठ बोल रहे हो। उसने बेबसी से कहा, अब मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं? इस लफ्ज का इस्तेमाल सिर्फ उसी के लिए होता है। मैंने कहा, अपनी यादाश्त पर जोर दो जोन्स। मुमकिन है तुम्हें कुछ याद आ जाए कि हाई कमान में कुछ और लोग भी शामिल हैं। जोन्स ने कहा, हो सकता है कि मोशे हावर्ड के अलावा कुछ और लोग भी हों, मगर उनसे मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा। अपनी मालूमात की हद तक तो मैं सच ही बोल रहा हूँ। मैंने कहा, तब तो तुम्हें डूब मरना चाहिए जोन्स, इसलिए कि तुमसे ज्यादा मालूमात तो मुझे वैसे ही हासिल हैं। वो बोला, तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, जबकि हमें कुछ हुदूद के अंदर रहकर ही काम करना पड़ता है। मैंने तंजिया लहजे में पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मोशे हावर्ड साहब से कहाँ मुलाकात हो सकती है? जोन्स ने भराई हुई आवाज में कहा, कोई नहीं जानता, यकीन न आए तो क्लारा से पूछ लो। मैंने कहा, किसी और को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त मेरी और तुम्हारी गुफ्तगू हो रही है और तुम्हारा मौक़िफ़ ये है कि तुम सुपर एगलर के बारे में कुछ नहीं जानते। मेरे मुंह से सुपर एगलर का नाम सुनकर जोन्स चौंक पड़ा। बोला, सुपर एगलर के बारे में तुम्हें क्लारा ने बताया होगा। मैंने जवाब में कहा, मैंने कहा ना, किसी और को बीच में लाने की कोशिश मत करो। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे सुपर एगलर से वाकिफ नहीं हूँ? जोन्स ने नफरत से कहा, एगलर का कोई गद्दार ही तुम्हें मालूमात का जरिया बना सकता है। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, यानी तुम एतराफ़ कर रहे हो कि सुपर एगलर से वाकिफ हो? वो बोला, हाँ, और तुम्हें ये चैलेंज भी कर रहा हूँ कि तुम मेरी जबान से उनके लिए एक लफ्ज भी नहीं निकलवा सकोगे। मैंने कहा, तुम फिर बहक रहे हो जोन्स। तुम भूल रहे हो कि मुझसे ताउन न करने की सूरत में तुम्हें तड़प तड़प कर जान देनी पड़ेगी। वो बोला, चाहे कुछ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता
जिससे एगलर को नुकसान पहुंचे। मैंने कहा, अहमकाना बातें मत करो। एगलर को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे किसी से मालूमात हासिल करने की जरूरत नहीं है। मुझे यही करना होता तो करता रहता। जजीरा मर्ग तबाह हुआ, गोइटे हिल में एगलर के एजेंटों का सफाया हुआ और उसके बाद यहाँ शिगुराय में एगलर को बेपनाह नुकसान पहुंचा। अब अगर मैं चाहूँ तो एगलर को दीगर ममालिक में इसी तरह नुकसान पहुंचाता रहूं, मुझे कौन रोकेगा। वो बोला, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम सुपर एगलर के बारे में क्यों मालूमात हासिल करना चाहते हो। मैंने कहा, इसलिए कि मैं इस जंगो जदल से तंग आ चुका हूँ और मफाहमत की कोई राह निकालना चाहता हूँ। जोन्स ने बेतबारी से मुझे देखा, बोला, मुझे बेवकूफ़ न बनाओ अली, ये मकसद तो तुम किसी तरह भी हासिल कर सकते हो। मैंने कहा, इस मकसद के हुसूल के लिए तुम्हारे जहन में कोई मुतबादिल तरीका हो तो बताओ, मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगा। वो बोला, तुम मोशे हावर्ड से मज़ाकरात कर सकते हो, मैं तुम्हें उनसे बात करने के लिए ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी फराहम कर सकता हूँ। मैंने कहा, मैं उससे बात नहीं करना चाहता, वो एक अय्यार आदमी है, ताकत उसका दीन ईमान है, वो मफाहमत की राह अपनाने की बजाय मुझे ज़ेर करने के चक्कर में पड़ जाएगा। जोन्स ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, तुम्हारी बात करीने कयास है, लेकिन सुपर एगलर से बात करके भी कोई नतीजा तो बहरहाल निकलेगा नहीं। मैंने कहा, मैं नतीजा निकाल लूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। मुझे मालूम है कि 5 सुपर एगलर अगर मुत्तफिक हो जाएं तो रैंडल बेबस हो जाएगा। जोन्स ने कहा, जिस तरह तुम्हें मोशे हावर्ड की तरफ से धोखे का अंदेशा है, उसी तरह वो 5 भी तुम्हें धोखा दे सकते हैं। मैंने कहा, मैं उन्हें यही तो समझाऊंगा कि इस किस्म के लाजानी हरकतों की वजह से एगलर और दीगर सहूनी तंजीमों ने हमेशा नुकसानात उठाए हैं और अगर वो मेरा पीछा छोड़ दें तो इसमें उनका ही भला है। जोन्स एक बार फिर सोच में डूब गया। बोला, तुम्हारी बातें दिल को लगती हैं, मेरा ख्याल है कि वो लोग मान जाएंगे, लेकिन मुश्किल ये है कि मुझे सिर्फ एक के बारे में इल्म है। मैंने खुश होकर कहा, एक भी बहुत है, उसके जरिए बाकी 4 से भी राब्ता हो जाएगा। जोन्स ने एक तवील सांस लेकर कहा, मैं बहुत खतरनाक हरकत कर रहा हूँ, लेकिन एगलर के मफाद में कर रहा हूँ। S1 इन दिनों गोइटे हिल में है, उससे ट्रांसमीटर। मैंने उसकी बात काट कर कहा, ट्रांसमीटर का नाम भी मत लो जोन्स, ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू वैसे भी मखदूश होती है और फिर उस पर किसी को कायल करना और भी मुश्किल होता है। जोन्स ने कहा, वो एक बहुत बड़ा सनतकार है और इन दिनों गोइटे हिल में कारें बनाने वाली कंपनी कायम करने के सिलसिले में मुकीम है। मैंने चौंक कर कहा, तुम मेलिनोफ की बात तो नहीं कर रहे? जो है तो रूसी मगर उसके पास अमेरिका की शहरियत है। जोन्स ने कहा, हाँ, मैं उसी मेलिनोफ की बात कर रहा हूँ। वो अपने अमले समेत गोइटे हिल में मुकीम है और शायद कुछ रोज और मुकीम रहेगा। मैंने कहा, अगर यही बात तुम पहले बता देते तो हमारे दरमियान मामला निहायत खुश उसलूबी से तय हो जाता। बर्ड ने कहा, लेकिन इस बात की क्या जमानत है चीफ के जोन्स ने जो कुछ बताया है वो दुरुस्त है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि जोन्स ने गलत बयानी नहीं की, इसलिए कि मेलिनोफ की गोइटे हिल में मौजूदगी मेरे इल्म में है। तेजी बोली, मेलिनोफ तो गोइटे हिल में है, लेकिन क्या जरूरी है कि उसका एगलर से कुछ ताल्लुक भी हो? मैंने कहा, इस मामले में धोखे का इम्कान है मगर बहुत कम। क्यों जोन्स, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो बोला, झूठ बोलने से अगर मेरी जान बच जाने के इम्कानात होते तो मैं जरूर झूठ बोलता, लेकिन मैंने तो एगलर के मफाद में जबान खोली है। क्लारा की आवाज ने मुझे चौंका दिया। इसने झूठ बोला है अली, मेलिनोफ का एगलर से कतन कोई ताल्लुक नहीं। मैंने तेजी से कहा, यह कैसे मुमकिन है? मुझे मालूम है S1 रूसी है, तुमने भी यही बताया था। उसका शुमार दुनिया के मुमताज सनतकारों में होता है। जोन्स को मालूम नहीं था कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ। फिर इत्तेफाकन इसके मुंह से ये भी निकल गया कि मेलिनोफ S1 है। ऐसा झूठ मेरी समझ में नहीं आता जो हमारी मालूमात से इस हद तक मुमासलत रखता हो। क्लारा ने कहा, अगर मैं उससे ज़ाती तौर पर वाकिफ न होती तो शायद मैं भी इसकी बात पर यकीन कर लेती। जोन्स कुर्राया, तुम्हें शर्म करनी चाहिए क्लारा, ज़ाती मफाद की खातिर तुम पूरी यहूदी कौम से गद्दारी पर आमादा हो। क्लारा बोली, मैं इस बात की कायल हूँ कि यहूदी कौम के हर फर्द को जिंदा रहने का हक है। वो वक्त भूल गए जब तुमने मुझ पर शुआई पिस्तौल से हमला किया था? मैं तो अली की ममनून एहसान हूँ कि इसने पिस्तौल को नाकारा कर दिया, वरना तुमने मेरी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं जो कुछ कर रही हूँ उसकी खुद जिम्मेदार हूँ। तुम्हें मेरे मामलात में मुदाखलत करने का कोई हक नहीं। बर्ड चहका बोला, मैंने कहा था ना, इसके बयान पर आंख बंद करके यकीन कर लेना हिमाकत है। मैं बड़बड़ाया, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है, इसलिए कि क्लारा हमसे झूठ नहीं बोल सकती और मैं जोन्स की बात को भी झूठ करार नहीं दे सकता। जोन्स ने भर्राई हुई आवाज में कहा, क्लारा पागल हो गई है अली। मुझे नहीं मालूम इसके जहन में क्या है, लेकिन मेरा ख्याल है ये मुझे तुम्हारे हाथों मजीद नुकसान पहुंचवाने के दर पे है। इसीलिए इसने जानबूझकर मुझ पर दरोगगोई का इल्जाम आयद किया है, ताकि तुम मुश्तिल होकर मुझे फौरन ही मौत के घाट उतार दो। बर्ड ने तंज किया, मौत तो वैसे भी तुम्हारा मुकद्दर हो चुकी है। ये बात पहले ही तय हो गई थी कि अगर तुमने हमसे ताउन किया तो तुम्हें अजियत दिए बगैर मार दिया जाएगा, वरना अजियतें देकर हलाक किया जाएगा।
जोन्स बोला, मुझे एतराफ़ है कि मैंने जो हरकत की उसके एवज सज़ा का मुस्तहिक हूँ, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि अगर मैंने अब भी तुमसे ताउन किया तो अली मेरे साथ अब भी रियायत बरत सकता है। इसका माजी इस बात का गवाह है। आखिर इसने ऑलिव हावर्ड को सैकड़ों मरतबा जिंदगी बख्शी है कि नहीं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी से इतना ही प्यार है जोन्स? जोन्स ने भर्राई हुई आवाज में कहा, जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती अली। अगर ये बात ना होती तो मैंने अब भी तुमसे गलत बयानी से काम लिया होता। मैंने एक तवील सांस ली। मुझे जोन्स की बात पर पहले ही यकीन था, मगर क्लारा का इसरार था कि इसने गलत बयानी की है। बज़ाहिर क्लारा के लिए भी कोई ऐसी वजह नजर नहीं आती थी जिसकी बुनियाद पर मैं उसके बयान को झूठ करार देता। तो फिर सवाल यह था कि उन दोनों में से कौन सच्चा और कौन झूठ बोल रहा है। इस सवाल का जवाब मुझे ही हासिल करना था। बर्ट ने कहा, सुनो, हम मेलिनोफ के बारे में छानबीन करेंगे। अगर एग्लर से उसका ताल्लुक साबित ना हो सका तो? जोन्स ने बड़े इत्मीनान से कहा, तो ये तुम्हारा अपना कसूर होगा, इसलिए कि एग्लर से इसका ताल्लुक साबित करना आसान नहीं होगा। बर्ट ने फातिहाना अंदाज में मेरी तरफ देखा, बोला, देख लिया चीफ, इसका झूठ साबित हो गया। तहजीब ने कहा, जोन्स ठीक कह रहा है बर्ट, अगर वो वाकई सुपर एग्लर में से है तो कभी इसका एतराफ नहीं करेगा। क्लारा बोली, इस तरह तो कभी फैसला ही नहीं हो सकेगा। जब उसका एग्लर से कोई ताल्लुक ही नहीं है तो वो उसका एतराफ कैसे कर लेगा? तहजीब ने मेरी तरफ देख कर कहा, ये उलझन तो है, फिर इसका फैसला किस तरह होगा? अचानक मैंने जोन्स से पूछा, क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि सुपर एग्लर की तादाद कितनी है? जोन्स ने कहा, उनकी तादाद कोई ढकी छुपी बात नहीं, सब जानते हैं कि उनकी तादाद 5 है, लेकिन हम इस बात से लाइल्म हैं कि वो 5 अफराद कौन हैं। बर्ट ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा, गोया तुम ये कहना चाहते हो कि उन 5 में से तुम एक से ही वाकिफ हो और वो बकौल तुम्हारे S1 है। जोन्स का रहा, मुझसे तंजिया लहजे में गुफ्तगू मत करो, ये हकीकत है कि मेलिनोफ के सिवा मैं किसी और को नहीं जानता। बर्ट ने कहा, किस कदर मजे का खेज बात है चीफ, हमें गलत राह पर डालने के लिए ये शख्स हाई कमान के एक आदमी से वाकिफ है। मैंने कहा, यह बात तो वाकई शुबे में डाल देने वाली है जोन्स, आखिर मेलिनोफ की शख्सियत तुम पर कैसे आश्कारा हुई? जोन्स ने एक तवील सांस लेकर कहा, एक मजबूरी के तहत हंगामी तौर पर यह कदम उठाया गया था। गोइटा हिल में एग्लर की तबाही के बाद वहां हमारा अमल दखल बिल्कुल ही खत्म हो गया था। मोशे हावर्ड के ख्याल में उस वक्त वहां एग्लर की शाख का फौरी तौर पर असर नौ क़याम बेहद ज़रूरी था, और चूंकि ये काम हंगामी तौर पर किया जाना था, इसलिए मिस्टर मेलिनोफ को इस बात पर तैयार किया गया कि वो गोइटा हिल में मोटर साजी की सनत के क़याम के साथ साथ इस बात का बंदोबस्त भी करें कि उसकी आड़ में एग्लर के सरगर्म लोग वहां अपने कदम जमा सकें। यही वजह थी कि फौरी तौर पर और मुस्तकिल ताउन के लिए मुझे मिस्टर मेलिनोफ की हकीकत से आगाह किया गया। बर्ट ने कहा, एग्लर की शाख तो वहां बाद में भी कायम की जा सकती थी। ऐसी कौन सी मुसीबत आ रही थी जिसकी खातिर एग्लर के उसूलों तक से रूगर्दानी की गई? वो जोन्स को गलत साबित करने पर तुला हुआ था। जोन्स ने कहा, मोशे हावर्ड अली यार खान पर अरसा हयात तंग कर देने के दर पे हैं। उनके ख्याल में गोइटा हिल, जिसे अली यार खान ने अपना हेड क्वार्टर बना रखा है, अगर वहां से जनरल टेरिस की हुकूमत खत्म कर दी जाए तो अली का मुकाबला करना आसान हो जाएगा। इस वक्त अगर अली को किसी महाज पर पसपाई का सामना करना भी पड़ता है तो वो गोइटे हिल जाकर असर नौ हमसे मुकाबले की तैयारी कर लेता है, इसलिए वो इस मामले में इस कदर जल्दी कर रहे थे। बर्ट ने तंजिया लहजे में कहा, जवाज घड़ने के तो तुम माहिर हो, लेकिन ये तो भूल गए कि अगर यही बात होती तो जब चीफ तुम्हारे काबू में आ गए थे तो इन्हें यूं छोड़ ना दिया जाता। जोन्स ने कहा, मुझे नहीं मालूम इस हुक्म में क्या मसलहत थी, लेकिन अब मैं समझ सकता हूं कि ये हुक्म क्यों दिया गया। मैंने हाई कमान के हुक्म से सरताबी करते हुए अली की जान लेने की जो कोशिश की थी, वो जिस तरह नाकाम हुई, उससे मुझे ये नतीजा अखज़ करने में मदद मिली। हाई कमान हमारी सलाहियतों से बखूबी वाकिफ है। उन्हें अंदाज़ा होगा कि अली पर काबू पाना फिल वक्त मुमकिन नहीं है। उन्होंने अली पर हाथ डालने का फैसला किसी मुनासिब मौके तक के लिए मौखर कर दिया होगा। मेरा अंदाज़ा है कि वो अली को इस धोखे में डालना चाह रहे थे कि उसे अब एग्लर की तरफ से जान का खतरा नहीं है। तहजीब ने कहा, तुम्हारी हर बात मुदल्लल और मंतिकी है, ताहम इस बात का इम्कान है कि इसमें से कुछ बातें मन घड़त भी हों। जोन्स ने कहा, मेरी दिली ख्वाहिश है कि एग्लर और आप लोगों के दरमियान कोई ऐसा लाहे अमल तय पा जाए जिसके बाद हम आपस में मुतसादिम ना हों। मैंने कहा, तुम्हारी दिली ख्वाहिश ज़रूर पूरी की जाएगी जोन्स, लेकिन पहले यह तो तय हो जाए कि तुम्हारी फराहम करदा मालूमात गलत नहीं है। जोन्स ने कहा, अगर मुझे लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर फराहम कर सको तो मिस्टर मेलिनोफ का एग्लर से ताल्लुक साबित करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैंने पूछा, क्या तुम्हें इस बात की इजाज़त है कि अपनी मर्जी से मेलिनोफ से राब्ता कायम कर सको? जोन्स ने कहा, नहीं, बल्कि मुझ पर पाबंदी आयद की गई है कि किसी भी सूरत में उन्हें खुद से कॉल न करूं। मैंने कहा,
तब तो ये मुनासिब नहीं होगा, लेकिन याद रखो कि अगर तुम्हारी फराहम करदा इत्तला गलत साबित हुई तो तुम किसी भी मुतवक्के रियायत से महरूम हो सकते हो। जोन्स ने तेजी से कहा, इतनी बात मैं बताए बगैर भी समझ सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी इत्तला दुरुस्त साबित हुई तो क्या तुम मेरी जान बख्शी कर दोगे? मैंने कहा, न सिर्फ जान बख्शी कर दूंगा बल्कि दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों से तुम्हारा इलाज भी करवाऊंगा। जोन्स ने कहा, लेकिन ये बात नामुमकिन सी मालूम होती है कि मेलिनोफ एगलर से अपने ताल्लुक का एतराफ़ कर ले। उसके लहजे से नाउमीदी झलक रही थी। मैंने उसका शाना थपथपा कर कहा, बेफिक्र रहो जोन्स, उससे एतराफ़ कराना मेरा काम है। चूंकि मुझे यकीन है कि तुमने मुझसे गलत बयानी नहीं की, इसलिए शिगोराय में जो बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलत मैसर आ सकती है वो तुम्हें ज़रूर मुहैया की जाएगी।